जय हिंद। आप सबका स्वागत है। आज हमारी नेक्स्ट क्लास होने वाली है सीटेट की दूसरी क्लास है जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। तो देखिए क्या है और कैसे है समझते चलेंगे। सीटेट सीटेट की हमारा क्या होगा, प्रीवियस ईयर। और जो प्रीवियस ईयर हो रहा है ये है 2021-22 का। इसमें आपको साथ में क्या मिल रहा है, सुपर टेट और टेट, इन दोनों की प्रिपरेशन साथ में हो रही है। कल हमने लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के करा चुके थे। आज हम क्या करेंगे, हम आज फिर से 10 से 11 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के करेंगे। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और समझते चलिए। देखिए इतनी सी बातें और हैं कि इसमें गणित कौशल भी बताएंगे, गणित कौशल के भी प्रश्न साथ में कराते चलेंगे। 30 नंबर का होता है, 30 नंबर में लगभग आपका 10 नंबर गणित कौशल का ही होता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसको भी पढ़ेंगे और बाकी पढ़ तो रहे ही। तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं। देखिए इसको मिटा दिया जाए, स्टार्ट कर देते हैं। सेशन अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो हम अपने क्वेश्चन के थ्रू बढ़ते हैं आगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया, रीता अपने क्षेत्र के वार्ड के सदस्य है। रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। वह 11 फीट गुणे 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प ये है कि वह 1.5 गुणे 1.5 फीट का लगाए, 2 गुणे 2 का लगाए, 2.5 गुणे 2.5 का लगाए और 3 गुणे 3 का लगाए। सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस प्रकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके। इस बात पे नोट करिए कि बिना काटे बिछाना है तो ऐसी टाइल्स लगानी है जो बिना काटे लग सके। तो किस तरह से करेंगे, देखिए पहला जो इसमें पहला काम है कि हमको ध्यान रखना है कि बिना काटे लगाना है। तो उसका पहला काम था टाइल से, उसने कहा था एक रूम है हमारा और ये रूम हमारा क्या है 11 गुणे 16 का है। ठीक, अब इसके बीच में क्या करना है, टाइल्स लगानी है। अब इसके बीच में जब आपको टाइल्स लगानी है तो टाइल्स कैसे लगेगी, पहली कंडीशन ये है टाइल्स लगाने की कि आपको इसने कह रखा है कि 1.5 फीट का लगाइए, 1.5 गुणे 1.5 का लगाइए। जो 1.5 गुणे 1.5 का लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं 16 गुणे 11 में, मतलब 16 गुणे 11 का हमारा कमरा होगा तब उसमें हम 1.5 गुणे 1.5 का लगाएंगे। तो अब अगर इसको आप काटते हैं, जैसे 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगा। तो 15-15 हो गया, तो 15-15 हम हो गया 225। और ऊपर अगर गुणा करेंगे 16 से 11 में तो 16-11 करेंगे तो 16 का 16 रहेगा, 16 एक 17 हो गया, 6 एक 7 हो गया, ये डबल ज़ीरो ऐसे मिल जाएगा। गुणा करेंगे तो सही है, गुणा करने का देख लेते हैं। 6 कम 6, 6 कम 6 और 1 से 1 में करेंगे, फिर 1 से 1 में करेंगे तो 6 7 1, तो 176 डबल ज़ीरो। अब अगर आप इसको काटते हैं तो ये आएगा आपका पॉइंट में। ठीक, काटेंगे तो पॉइंट में आएगा और पॉइंट में अगर आता है तो इसका अर्थ ये है ये हमारा पूरा पूरा बिना काटे नहीं लग सकता। अगर पॉइंट में आ रहा है तो काटना पड़ेगा। तो ये कंडीशन में ये फेल हो गया। जब इस कंडीशन में ये फेल हो गया तो हमको दूसरा वाला चेक करना पड़ेगा। तो अर्थात नंबर 1 नहीं सही है। तो नंबर बी में आ गए। नंबर बी में कह रखा है उसने, नंबर बी में कहा उसने 2 गुणे 2 का। अब 2 गुणे 2 को चेक कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 का हम कर लेते हैं 16 गुणे 11 बटे 2 गुणे 2। काटिए, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 11 होगा 44। ये जो 44 हमारा आया ये क्या हुआ, साबुत आ गया। साबुत का मतलब ये हो गया कि मतलब इसमें पॉइंट नहीं है। अर्थात इसमें पॉइंट जब नहीं है तो 44 सीधा सीधा अंक 44 आ गया, पॉइंट में नहीं आया। इसका अर्थ ये है ऑप्शन नंबर बी सही है। जो टाइल्स हम लगाएंगे उसको काटना कहीं नहीं पड़ेगा, सबूत सबूत मतलब खड़ा खड़ा ही लग जाएगा। इससे ऑप्शन बी सही है। अब ऑप्शन सी भी देख लीजिए कैसे नहीं सही होगा। ऑप्शन सी में दे रखा है आपको 2.5 2.5,
तो 16 गुणे 11 बटे ढाई ढाई, है ना। अब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ेगा और फिर काटेंगे 25, 16 और 11 से, फिर पॉइंट में आएगा, अर्थात ये नहीं होगा। डी भी देख लीजिए, डी में कितना दे रखा है, डी में 3 3 दे रखा है, तो 16 गुणे 11 और 3 गुणा में 3, 3 से ना तो 16 कटेगा ना ही 11 कटेगा, पॉइंट में जाएगा, अर्थात यह भी नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा वो नहीं लगा पाएगा, ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह आ जिसमें 8 विद्यार्थी हैं ने अपना भार तोला और औसत 38.2 किलोग्राम ज्ञात किया। उसके बाद उन्हें पता लगा कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया। 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.9 किलोग्राम भार प्रयोग किया। समूह का औसत भार कितना होगा, यह बताना है और बहुत ही आसान सा है। कैसे लगा पाएंगे इसको हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहला आपका काम जो होना चाहिए वह है, जो हमारा पहला काम है वह है समूह भार। तो हम देखते हैं समूह भार लिखेंगे। जो आ समूह है उसका भार बराबर 32 कितना दिया गया है, समूह भार दिया गया है आपको 38.2, तो 38.2 आपका हो गया समूह भार। अब बात करेंगे आगे कि आपको दिया रहा कुल भार कितना हो जाएगा। समूह आ का भार है तो कुल भार कितना हो जाएगा आपको निकाल लेना है कुल भार। तो कुल भार आपका जो मिलेगा वह यहाँ पे कहे हैं कि कुल भार जो दिया गया है 8 छात्रों का 8 समूह, अर्थात ए समूह जो है आ समूह है वह 38.2 है। कुल समूह देखेंगे, कुल समूह 8 है तो उसमें 38.82 से गुणा करेंगे। क्यों? क्योंकि कुल समूह 8 है और कुल समूह 8 में अगर समूह आ का गुणा कर रहे हैं तो कुल समूह हमको पता चल जाएगा। और जब हम गुणा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 8 दूना 10, 8 अठाई 64, 64 में 1 जोड़ेंगे तो 65, 8 त्रिक 24, 24 में अगर आप 6 जोड़ते हैं तो आपको मिला 30। अब एक अंक पे दशमलव था तो एक अंक पे दशमलव, तो मिला क्या आपको 305। 305 क्या मिल गया आपको कुल भार। कुल भार आपको मिल गया 305, ठीक है। यहाँ गलत कर दिया क्या, 8 दूना 16 होगा यहाँ, ठीक, यहाँ 8 दूना 16, ठीक। अब इसके बाद आपको ध्यान में क्या बातें रखनी है कि विद्यार्थियों की बात किया है। यहाँ पे उसने कहा है कि 25 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29 किलोग्राम का प्रयोग कर लिया है। तो यहाँ एक विद्यार्थी का भार 25 किलोग्राम दिया है, तो एक विद्यार्थी का भार 25.9 क्या दिया गया है, 25.9 किलोग्राम, ठीक। अगर एक विद्यार्थी का भार 25.9 किलोग्राम के बजाय लिख दिया जाए 29.5 किलोग्राम, है ना। यही उसने कहा है कि इतना लिखना था पर लिख दिया गया इतना। तो सही औसत क्या हो जाएगा जब हम निकालेंगे कि सही औसत ही पूछा है, तो सही औसत बराबर आपका हो जाएगा कि इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस चाहे यहाँ निकाल के लिख लीजिए चाहे सीधा सीधा लिख दीजिए, आप सीधा लिख दीजिए। और बाकी हमारा आया कुल भार, तो यहाँ लिखेंगे कुल भार 305.6, आपको दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिख रहा है 305.6। तो कुल भार 305.6 माइनस 29.5 और प्लस कर लेंगे 25.9। इतना करने के बाद कितने लोग थे, समूह जो था वो 8 लोगों का था, तो बटे में 8। इतनी बात आपको समझ में आई होगी।
अब इसी को कर लेंगे थोड़ा सा सॉल्व। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है, जोड़ना है। तो हम जोड़ किसको रहे हैं, इन दोनों टर्म को जोड़िए, जो 305 है और 25 है। तो 305 और 25 को जब जोड़ेंगे तो ऐसे आप जोड़ सकते हैं। देखिए जोड़ने का आसान तरीका है, 05.6 और इसमें जोड़ रहे हैं 25.9, इसको जोड़ लीजिए। तो दोनों को जोड़ा तो 9 6 15 के 5, 5 5 10 1 11 और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3। तो आपने जोड़ा तो इतना मिला और उसमें से घटाना क्या है, 29 इसी में से घटाना है 29.5। तो हमने घटा दिया, 5 में से 5 गया 0 और 11 में से अगर 9 गया तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0, यहाँ बचा हमारा 3। तो आपको मिला 302। जो 302 आपको प्राप्त हुआ, कितना प्राप्त हुआ, 302। और यहाँ बटे में 8 दे रखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 302/8। अब 8 से आप काटेंगे तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 चला जाएगा 3 बार, ठीक। 24 में 6 जोड़ेंगे तो फिर और काटेंगे तो और नहीं जा रहा है, तो फिर 7 बार लेंगे, 8 7 56 और 56 के बाद आप जोड़ेंगे 56, फिर 6 जोड़ेंगे तो होगा 62 आपका, फिर दशमलव लगाएंगे, 8 7 56, 8 5 40 किलोग्राम, है ना। तो ये जो आपका आ जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अर्थात उसने जो इसमें कह रखा है कि आपको औसत भार कितना होगा, तो औसत भार आपका हो जाएगा 37.75 किलोग्राम। आसान सा सवाल था, कठिन नहीं था, बिल्कुल आसान था, आप आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये सवाल आपको दिया है, बहुत ही आसान है। देखिए उसमें कहा है, ऐसे कहा 9.1 है, भाग किया और लगाया 8 तो 1 मिला है। तो आसान सी बात है कि 9 में से 1 गया तो 8 हुआ, और 8 में अगर 8 से भाग देते हैं तो काटेंगे तो हमको 1 मिलेगा, है ना। ये तो हो ही गया, सही बात है। दूसरे में आते हैं, लिखा ये पहला वाला कंडीशन है ना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, ऐसे तीर लगा देते हैं। चलो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में यहाँ 98 आपको दिया है, उसमें 2 घटाया है ना, और भागे आपको दे दिया है 8, यही दिया है ना, बराबर 12 हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, 98 में से अगर आप घटाएंगे तो 96 होगा, और 96/8 करेंगे तो यहाँ आपको 12 मिलेगा। अर्थात ये भी बात ठीक है। इसमें आखिरी में देखिए, इसमें जो चौथे के बाद पाँचवा ऐसे डॉट 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 आपको दे रखा है। तो जो खाली स्थान लिखा है उसको हम देखते हैं। तो खाली स्थान में अगला हमको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे। देखिए क्या, जब आप नोटिस कर पा रहे हैं तो यहाँ खाली 9 था, है ना। दूसरे टर्म में आया कि 9 से 1 कम यहाँ आया। अब अगले टर्म जो आएगा वो ऐसे आएगा, जैसे 9 फिर 8 फिर 7, फिर इसके बाद वाला टर्म आएगा 9 8, इसके बाद वाला जो टर्म बनेगा वो बनेगा 9 8 7 6। अर्थात कहने का यह है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 7 संख्याएं क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। तो अब इस वाले को देख लीजिए, इसको भी दिखा देते हैं। -3 और भागा 8 और दिया गया है 123। इसको चेक करके देख लीजिए, जब 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9 8 4 बटे में 8। 8 से जब काटेंगे तो 8 1 कम 8, 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24। अर्थात ये भी बात सही है। जब इतनी बातें सही हो रही हैं तो एक और भी देख लिया जाता है। यहाँ लिखा गया है अगली बात आपको कि 9 8 7 6। देखिए आपको पकड़ना क्या है सवाल में, आपको पकड़ना है कि पहले 9 था अकेले, फिर 9 के बाद 9 से छोटी संख्या कौन सी है, 8 है। इसके लिए 9 के साथ 8 आ गया, मतलब 98। फिर अगले टर्म में क्या ध्यान रखिए, 9 के बाद 8 आता है, 8 के बाद 7 आता है, मतलब 1 1 कम हो रहा है। अगले टर्म में क्या हुआ, 8 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 6 आ रहा है। अर्थात 1 1 अंक कम होता जा रहा है और साथ में 1 1 अंक बढ़ रहा है। मतलब यहाँ डिजिट अकेली थी, यहाँ डबल हो गया, यहाँ ट्रिपल हो गया, लेकिन हर 1 1 अंक क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो जब कम होता जा रहा है तो हम सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कितना घटा रखे हैं, इसको भी देख लेते हैं। इसमें से घटाए हैं 4 घटाया, भागे क्या कर दिया 8, और मिला हमको कितना है
1 2 3 4। अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो आपको मिलेगा 9 8 7 2 और बटे में 8 जब काटेंगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 4। ये भी ठीक है। अब हमको जो फिलअप करना है वो कौन सा अंक बनेगा, तो हमने आपको सिखा दें कि कौन सा अंक बनेगा और कैसे बनेगा। देखिए जो हमारा बनेगा अंक, यही आंसर लाना है हमको। तो यहाँ पे हमने देखा था 9 रहा तो 9 हमने लिख दिया। दूसरे टर्म में देखा था 8 आया था, 8 लिख दिया। तीसरे टर्म में देखिए यहाँ 9 आया, यहाँ 8 आया, यहाँ 7 आया तो यहाँ 7 लिखा। यहाँ चौथे अंक पे 6 आया है तो 6 लिखा। पांचवा नहीं दिया है तो पांचवा आने वाला जो होगा वो 5 होगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे 1 घटा है, यहाँ पे 2 घटा है, यहाँ पे 3 घटा है, यहाँ पे 4 घटा है, तो यहाँ पे 5 घटेगा कि नहीं, आप बताइए मित्रों। और भाग हमेशा 8 से ही हो रही है। अब इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा 9 8 7 6 0 बटे 8। 0 कैसे आया, 5 में से 5 घट गया। अब 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8 और यहाँ बचा 18, 8 दूनी 16 है ना, और 2 बचा तो 8 त्रिक 24, 24 के बाद 3 बचा, 8 पंजे 40 नहीं, 8 त्रिक 24 हो गया, 8 चौक 32 हो गया है ना। 1 बचा, 8 चौक 32 है ना, 32 होने के बाद 4 बचा तो 8 पंजे 40। अर्थात आपका ये टर्म क्या बना, आपका जो टर्म बन जाएगा ये सीधा सीधा इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5। तो आपका जो आंसर और जो टर्म बनेगा वो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, एक बार में यही बन के तैयार हो जाएगा। आपको फिलअप यही करना है। तो बहुत आसान, सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं। कुछ भी नहीं आता है, थोड़ा सा भी नहीं आता तो सीधे क्या करना है, यहाँ देखना है लिखा क्या है। तो जो लिखा गया है उसमें ध्यान देना है। 9 में से 1 कम हो रहा है, इस बात को ध्यान रखना। दूसरे में क्या है, 9 के बाद 8 हो रहा है, 2 कम हो रहा है, मतलब 1 कम हो रहा है तो 2 घट रहा है। यहाँ पे 1 कम के बाद 1 और कम हो रहा है तो 3 घट रहा है। अर्थात 1 2 3 ये तो सीरीज चली रही है। और बगल में देखो 1 था, फिर यहाँ 1 2 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया, फिर 1 2 3 4 हो जाएगा। अगला वाला टर्म 1 2 3 4 5 हो जाएगा। ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आप सीधा सीधा ऐसे ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको कहा, प्रियांशु के पास 10 रुपये तथा 20 रुपये की नोट है। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 के 2 नोट और 10 के 1 नोट का उपयोग करती है। इसको नोट कर लीजिए कि 20 रुपये की जो नोट है, ठीक, 20 रुपये की नोट, 2 नोट, इसको ध्यान रखिए। 20 रुपये की क्या, 2 नोट, 20 रुपये की 2 नोट और 10 रुपये की 1 नोट, इसी का वो प्रयोग करेगा। जब भी करेगा तो 20 रुपये 2 नोट और 10 रुपये की 1 नोट का प्रयोग करके वो क्या करता है, वो बनाता है 50 रुपये की 1 नोट, है ना। 50 रुपये की 1 नोट बनाता है। तो वो कहता है यह राशि बनाने के अन्य कितने और तरीके हो सकते हैं। यदि हमें दोनों नोट का प्रयोग करना हो, आप नोटों के दिक् स्थान अवस्था को उपेक्षित कर सकते हैं। तो इसका अर्थ ये समझिए कि 20 रुपये की 2 नोट, 20 रुपये की 2 नोट, तो बचा क्या, 10 रुपये की 1 नोट बच गई, है ना। अब 20 रुपये की 2 नोट का अर्थ समझिए कि 1 नोट 20 रुपये की और 1 नोट और 20 रुपये की, कुल मिला के हुआ 40 रुपये, है ना। लेकिन नोट कितनी, 2 नोट। जब 2 नोट हो जाएगी 20-20 की तो 40 रुपये हो जाएंगे। और एक ही नोट क्या होगी, अगर एक नोट हो 10 रुपये की तो यहाँ 10 रुपया आपको मिल जाएगा। नोट किसकी, 1 नोट हो जाएगी, है ना। 1 नोट 10 रुपये की। अब 1 नोट 10 रुपये की जोड़ लेंगे कि इसमें जोड़ेंगे तो 50 रुपये तो हो गया। लेकिन 50 रुपये जो हुआ वो एक ही तरीका हुआ, और दूसरा तरीका हो सकता है। अब जैसे अगर आप कहें कि सर हम कह दें कि यहाँ ले लेते हैं 10 रुपये की 3 नोट, 10 रुपये की कितनी लेते हैं, 3 नोट लेते हैं। 10 रुपये की कितनी, 3 नोट ले लें, है ना। आप कहेंगे सर 10 रुपये की 3 नोट ले लेते हैं और 20 रुपये की 1 नोट ले लेते हैं, है ना। आप कहें कि 10 रुपये की 3 नोट ले लें और 20 रुपये की 1 नोट ले लें, तब भी 50 हो जाएगा,
लेकिन उसने कह रखा है शुरू में कि प्रश्न के हिसाब से 20 रुपये की 2 नोट यूज होनी चाहिए, जबकि 20 रुपये का आप 1 नोट यूज कर रहे हैं। तो 10 रुपये की सिर्फ 1 नोट यूज होनी चाहिए, 10 रुपये की आप 3 नोट यूज कर रहे हैं, तो ये गलत बात हो गई। अर्थात कहने का अर्थ ये है सिर्फ एक संभावित संभावनाएं हैं, सिर्फ एक संभावित संभावनाएं हैं कि एक ही तरीके से, अर्थात एक ही एक ऐसा तरीका है कि उसमें 50 रुपये की नोट बनाई जा सकती है। वह तरीका ये है कि 20 रुपये की 2 नोट हो और 10 रुपये की 1 नोट हो तो 50 रुपया बन सकता है। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, 1। ठीक, एक का अर्थ ये है कि खाली एक तरीका ऐसा है जिससे 50 रुपये की नोट बनाई जा सकती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ेंगे। देखिए इस प्रश्न को पूरा नहीं पढ़ेंगे, इस प्रश्न को सीधा सीधा बताते चलेंगे। देखो इसमें क्या है, इसमें कहा गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को समान रखा है, इनमें कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला है। ध्यान में रखिए, मुक्त, जो गणित शिक्षण है उससे प्रश्न आ गया, गणित शिक्षण से प्रश्न आ गया है ये वाला, तो मुक्त उत्तर की बात किया है। मुक्त उत्तर की बात करने का अर्थ यह है कि वह जो आंसर आएगा, जैसे कोई प्रश्न किया जाएगा, उस प्रश्न का जो उत्तर मिल रहा होगा वो अपने आप में क्या होगा, स्वतंत्र होगा, है ना, वह अपने आप में स्वतंत्र होगा। तो अगर अपने आप में वह स्वतंत्र है, किस प्रकार है, तो पहला जो कह रहा है, पहली कंडीशन है, तो पहली कंडीशन पढ़िए क्या कह रहा है, यदि 2 संख्याओं का योग 15 है, कोई 2 संख्या का योग, माना संख्या a और प्लस संख्या b का योग कितना है, 15 है। कोई 2 संख्याओं का योग 15 है, उनमें से एक संख्या 7 है। तो मान लिया a वाली संख्या 7 रही होगी, है ना, तो दूसरी संख्या क्या होगी यही बताना है। अगर एक संख्या उसकी 7 दी गई है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कहेंगे सर b बराबर हो जाएगा 15 - 7, तो b बराबर मिल गया 8। अर्थात 8 के सिवा दूसरी संख्या कोई नहीं आ सकती। अर्थात 7 में 8 जोड़ोगे तभी 15 हो सकता है। अर्थात ये मुक्त नहीं है। मुक्त का अर्थात ये फ्री नहीं है, ये केवल इस पे जोर देके किया गया है, नियम देके किया गया है, और इसका एक ही आंसर बन सकता है। 8 के जगह दूसरा कोई अंक नहीं आ सकता है। 8, अभी आप कहें कि आप 7 में 7 जोड़ दें तो क्या 15 हो पाएगा, तो आप कहेंगे नहीं होगा। अर्थात जो यहाँ b की जगह ले रहा है, जो b की जगह ले रहा है वह केवल 8 ले रहा है। b की जो जगह ले रहा है वो सिर्फ कौन ले पा रहा है, 8 ले पा रहा है, कोई दूसरा अंक नहीं ले पा रहा, क्योंकि निश्चित रूप से दे रखा है a की वैल्यू 7 है। तब आप बताएंगे कि b की वैल्यू क्या होगी, तो b यह हो गया ऑप्शन नंबर आपका ए। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया आपका, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यह मुक्त उत्तर नहीं है। मुक्त उत्तर वह उत्तर होता है जिसकी संभावनाएं कई प्रकार से की जा सकें। ठीक है, जिसकी संभावनाएं कई प्रकार से की जा सकें। उत्तर की प्रणाली और हल करने की प्रणाली को कई तरीके से अपनाया जा सके, वही मुक्त उत्तर होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या दिया है। ऑप्शन नंबर बी दिया रखा आपको, यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है। कोई अनिल है ना, कोई अनिल है, उनकी क्या है आयु, अनिल की आयु कितनी है, 7 वर्ष है। अगर अनिल 7 वर्ष के हैं, उसके पिताजी की आयु उसकी आयु से 5 गुनी है। अब अगर अनिल 7 वर्ष के हैं तो इनके जो पिताजी हैं, है ना, जो पिताजी हैं वो इनसे कितने हैं, 5 गुने अधिक हैं। अर्थात 5 सत्ते 35 वर्ष के हैं। ध्यान में आया। अनिल की आयु अगर 7 वर्ष है तो पिताजी की आयु 5 अधिक है या 5 गुनी है, तो 5 गुनी है तो 35 वर्ष हो गया। अब 5 गुनी कहा है तो 35 वर्ष फिक्स हो गया कि 35 वर्ष से ज़्यादा कम नहीं हो सकता। और इन्होंने कह रखा है कि 5 गुनी है तो 5 गुनी ही है, ना कि 4 गुनी है। तो 5 गुनी है तो कोई और तरीका इसमें नहीं आप कह सकते हैं कि हाँ 5 गुनी है तो कोई दूसरे तरीके से इनकी पिता की आयु कम ज़्यादा हो सके। अर्थात यह भी गलत हो गया, यह मुक्त उत्तर नहीं है। अब ऑप्शन नंबर हम आ जाएंगे सी पे। तो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है कि यदि 2 संख्याओं का योग 17 है,
ए और प्लस बी है ना, ए प्लस बी का योग क्या है 17 है। तो वे संख्याएं कौन सी हैं। अब देखो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें कहा है कि इसमें सिर्फ दिया है कि दो संख्या को जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है, पर ये नहीं बताया है कि कौन कौन सी संख्या जोड़ते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया इसमें आप स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसे हो, जैसे हम आपको सिखाएं कैसे स्वतंत्र हो। देखो a प्लस बी बराबर 17, आप यहाँ कह सकते हो कि हम यहाँ a की जगह पे हम रख सकते हैं 8। 8 में कितना जोड़े 17 हो जाए, तो आप कहेंगे 9 जोड़ दें तो हो जाएगा 17। फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ आप 16 रख दीजिए, यहाँ 1 रख दीजिए तब भी 17 हो जाएगा, यहाँ 15 रख दीजिए, यहाँ 2 रख दीजिए तब भी 17 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे आप अपने हिसाब से मुक्त हैं। अर्थात कहने का अर्थ ये है अपने हिसाब से फ्री हैं, कोई भी नंबर रख सकते हैं जो 17 बनाता हो। कोई भी ऐसा नंबर आप रख सकते हैं जो 17 बनाता हो। जैसे हम कहेंगे यहाँ 10 रख देते हैं, यहाँ 7 रख देते हैं तो 17 तब भी बनेगा। अर्थात यहाँ से कोई मतलब, यहाँ 7 रख देते हैं, यहाँ 10 रख देते हैं तब भी 17 हो जाएगा। अर्थात ये फ्री है कि अपने स्थान पे कोई भी संख्या रख कर जो जोड़ होने पे 17 आना चाहिए अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अर्थात ये अपने आप में क्या है, फ्री है, मुक्त है। तो आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारा है कि कहता है मिनी ने अपने शिक्षिका को कहा मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर हैं। मतलब एक आयत बना दिया जिसकी भुजाएं क्या हैं, सभी भुजाएं। उसने कहा जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, 4 सेंटीमीटर हैं। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4 सेंटीमीटर। एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं क्या हैं, 4 सेंटीमीटर हैं। फिर उसके बाद उसने कथन दिया, तो कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए आपको कहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती। एक आयत हो उसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब यहाँ पे उसने खुद प्रश्न में कह रखा है कि आयत जो दिया हमने उसकी सभी भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो पहला ऑप्शन में कह रहा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, जबकि उसने प्रश्न में कहा है कि सभी भुजाएं बराबर हैं। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी में कहा है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, और ऑप्शन सी आपको कहा है कि सभी आयत वर्ग होते हैं, और ऑप्शन डी कहा है एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्यों? क्योंकि सभी वर्ग देखिए जितने प्रकार के वर्ग होते हैं, मतलब जितना वर्ग होता है वह बराबर हो सकता है आयत के, है ना। सभी वर्ग आयत हो सकता है, ध्यान रखिए, सभी वर्ग आयत हो सकता है, पर सभी आयत वर्ग नहीं हो सकती। ये कंडीशन होती है, यही आपको बताना था कि मतलब जो वर्ग होगा वह आयत हो सकता है, पर आयत कभी वर्ग नहीं हो सकता। इसको ध्यान में रखिए, ये पॉइंट नोट करने वाली है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसमें लिखा गया है सभी वर्ग आयत होते हैं। क्या लिखा गया है, सभी वर्ग आयत होते हैं। तो सभी वर्ग आयत होते हैं, ये संभवतः संभव है। क्वेश्चन नंबर अगले पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4:5:6 है, उनके कोणों का मान कितना होगा। यदि अनुपात इतना दिया गया है तो कोणों का जो मान होगा सीधा आपको क्या करना है, ऑप्शन नंबर ए में जाना है, ऑप्शन से चेक करना है। ऑप्शन में दिया गया है 50 डिग्री, 60 डिग्री,
70 डिग्री ऐसे दिया गया है। अब इनका हमको क्या कर देना है, अगर ये अंश में है तो इसको अनुपातिक कोण में है, और कोण को अगर हम देखें अनुपात के त्रिभुज के अनुपात के रूप में, तो अगर इसी का अनुपात निकालें 50:60:70, तो अगर जी अनुपात करते हैं 0 0 खत्म होगा तो 5 6 7 मिलेगा। तो 5 6 7 ये अनुपात मिल रहा है, अर्थात ये गलत हो गया। ऐसे हम चेक करेंगे जिसका अनुपात मिल जाए। तो ऑप्शन नंबर आप चेक करके देखिए, ऑप्शन नंबर आपको मिलना चाहिए नेक्स्ट वाला, ऑप्शन नंबर सी। अगर चेक करें इसी तरह ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी देखें, उसमें लिखा है 48 डिग्री, 60 डिग्री और 72 डिग्री, यही दिया गया है। अगर इसका अनुपात हम निकालते हैं सीधा सीधा, तो इनका अनुपात होगा 48:60:72। अब आप कोई ऐसी संख्या लीजिए जो सबको काट दे। तो आप कहेंगे सर, आप कह देंगे 16×3=48 तो हो जा रहा है, लेकिन हम करेंगे किससे, 4 बार में कट जाए। किससे कटेगा 4 बार में 48? 9 चौक 36 होता है, 12 चौक 48 होता है, तो 12 से काट देंगे तो 12 चौक 48, 12 पच्चे 60 और 12 छक 72, अर्थात हमको जो अनुपात मिला 4 5 6 वह मिल गया 48 60 और 72 में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यही आपका आंसर है। ठीक, अब एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए प्रश्न में कह रहा है 4 व्यक्तियों की लंबाई दी गई है, दिया गया है 161 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया है आपको 161 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 2 बार लिख दिया है, और एक बार लिखा है 156 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। आपको कहा है कि लंबाइयों का योग मीटर में बताना है, अर्थात इन सबको जोड़ना है ना। पहला काम तो ये कर सकते हैं आप, सबको जोड़ के तब मीटर में बदलें, ये तो सबको मीटर में बदल के तब जोड़ें। दोनों तरीका हो सकता है। देखो पहला तरीका जोड़ के करते हैं, तो 1 में 1 जोड़ा 2 और 2 2 4 और 4 में 6 जोड़ा तो 10 हासिल 1, 6 6 12, 6 3 18, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2 और 4 2 6, तो 640 सेंटीमीटर आ गया। अब 640 सेंटीमीटर को हमको मीटर में बनाना है, तो 1 मीटर बराबर आपको पता होगा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो अगर आप इसमें 100 से क्या करेंगे भाग दे देंगे तो आपको मिल जाएगा 6.40 मीटर। तो 6.40 मीटर, इस तरह से आपका ये हो सकता है। अब 6.40 का अर्थ ये है, इसे आप लिख सकते हैं 6 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ठीक, सीधा ऐसे लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, दोनों आंसर सही है। ठीक, एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका इसी को सीधा लिख दें, सेंटीमीटर में है तो इसके लिए 1.61 मीटर, 1.61 मीटर, 1.656 मीटर, 56 मीटर, 1.62 मीटर। क्यों? क्योंकि सब में 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा मीटर में बदलने के लिए। सबको जोड़ लेंगे तो 4 2 6 जोड़ेंगे तो 6.40 हो जाएगा मीटर। तो दोनों तरीका सही है, ये वाला भी और वो वाला भी। बात समझ में आई होगी। आप हमको सिर्फ बताएंगे क्लास आपको कैसी लगी, आप फीडबैक ज़रूर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। शून्य से शिखर में चैनल का नाम है, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हैं तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए। इम्पॉर्टेंट है, सीटेट, सुपर टेट और टेट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्लास मिस ना करिए, लगातार क्लास में बने रहिए और वीडियो पूरा देखा करिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही 10 से 12 क्वेश्चन कराया जाएगा और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन हो सकता है रिपीट हो जाए, क्योंकि इन सब में रिपीट होना आम बात है। सीटेट, सुपर टेट, इन सब में क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। कभी कभी तो क्या होता है, प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर ही क्या हो जाता है, रिपीट हो जा रहा है। तो आप एक एक क्वेश्चन को और रट के तैयार कर लीजिए, लगा के तैयार कर लीजिए, जैसे भी साम दाम दंड भेद से तैयार कर पाते हैं। ठीक है, जय हिंद।